डेमो क्लास कब तक चलेगा? कल होगा कि नहीं डेमो? आज लास्ट है। वो आज लास्ट है। लास्ट डेमो है क्या? हाँ यहाँ पे कितने लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं? हम दे रहे हैं। हम दे रहे हैं। सही है भाई, देखो। अच्छे से दो। 90% एबव लेके आओ, हाँ। फ्री में उठाओ। हाँ 90%। और क्या भाई, 12th लेवल की तो डालेंगे ना, कौन सा वो करेंगे। पता नहीं अब क्या देंगे वही जानते हैं। ऑल इंडिया स्कॉलरशिप पे इजी थोड़ी देंगे। ये बस इसी तरह है, कहीं कुछ थोड़ा बहुत छूट कर दे डिस्काउंट, नहीं तो वो भी नहीं करेगा। अरे नहीं यार, कर देंगे, ऐसा नहीं है। इनको भी देना ही है ना, थोड़ी रखने के लिए थोड़ी निकाले। डिस्काउंट हुआ है मेरी सिस्टर का मैथ्स में, आईटीजम मैथमेटिक्स में 50% उसको मिला है। वाह, यानी फी का 50%? 50% मिल गया। तब तो अच्छा है भाई। मतलब बिहार से कौन कौन है? मैं देखिए बाकी सब विदेश से सब बाहर से। अरे नहीं भाई, मतलब होम टाउन पूछोगे तो बिहार में ही है। अच्छा अच्छा। Okay, so good afternoon, everyone. good afternoon sir. गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। Sir. So let's begin. Let us first see whatever we have studied in last class. In last class, we have studied ideal gas equation. Yes sir. If you correctly remember, I told you that ideal gas एक ऐसी गैस है जो तीन लॉज को ओबे करे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। अगर मैं तीनों लॉज को कंबाइन करके लिखूं तो प्रेशर इनटू में वॉल्यूम इज इक्वल टू एन इनटू में आर इनटू में टी, which is also equals to, which is further equal to capital N KBT. P क्या है? P is the, suppose you have a box, this is a box या room या chamber whose volume is V. तो गैस का तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि भाई जिस भी आप कंटेनर में गैस को फिल करते हो, that takes the shape of that particular container, that occupies the very same volume as that of container. तो V क्या है? V is the volume of the container in which your gas molecules are filled. P क्या है? P है pressure applied by, let me write it down, pressure applied by ideal gas molecules on the walls of container. V क्या है? Volume of box. Yeah, volume in which these molecules are allowed to move. Small n क्या है? Small n is number of, capital R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। universal gas constant, and its value is equal to, as I told you, that unit of P into में V, dimension of P into में V is same as that of energy. Capital T is temperature is in Kelvin. Capital N are the number of molecules. How capital N and small n are related? Small n is number of moles multiplied by number of molecules in 1 mole. So small n into में Na gives you total number of molecules, where Na is, इसको हम बोलते हैं Avogadro number. Na की value is these many molecules per mole.
Kb is Boltzmann constant R by Na. and its value is 1.38 joule per Kelvin, right? Joule per Kelvin. And Kb is also equals to, it is related with R using this relation. R over में Avogadro. So this is what we have seen in our previous class. So ideal gas for you people till now, how much you know about ideal gas? Ideal gas एक ऐसी गैस जिसको हम perfect gas भी बोलते हैं, जिसको हम hypothetical gas भी बोलते हैं, and ये वो गैस है जिसके थर्मोडायनामिक पैरामीटर कौन कौन से थर्मोडायनामिक पैरामीटर? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक रिलेशन को ओबे करेंगे और वो रिलेशन क्या है? PV इक्वल्स टू nRT which is also equals to capital N K. Okay, so these all things are theoretical. ये theoretical scientist ने निकाली. Experimentalist ने क्या बोला? Let us verify this equation, whether this equation is valid or not. So what they did, what experimentalists did, they said, let us plot a graph between PV over में nRT versus pressure. They said कि हम कोई एक गैस लेते हैं, कोई उन्होंने एक गैस को बंद कर दिया एक चैम्बर में जिसका वॉल्यूम V था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N थे, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n थे, और उन्होंने क्या किया? प्रेशर निकाला और टेम्परेचर निकाला और PV बाय nRT की वैल्यू निकाली और प्रेशर को बढ़ाते गए. इस कंटेनर का प्रेशर मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? बाय कंप्रेसिंग इट. इसको कंटिन्यूअसली मैं कंप्रेस करता रहूं. तो अगर ये गैस, जो ये गैस इस बॉक्स में बंद है, अगर ये गैस आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती है, मान लो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करते हैं, तो PV बाय N KBT की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए बच्चों? इक्वल टू क्या? 1. मतलब कि अगर प्रेशर को मैं बढ़ाऊं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, सो दैट PV ओवर में N KBT का रेशियो हमेशा क्या आना चाहिए? 1. ठीक. ये एक्सपेरिमेंटलिस्ट ने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि अगर ये इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट है, if equation number 1 is correct, then on increasing the value of pressure, volume and temperature of my gas should adjust themselves accordingly so that PV by N KBT का रेशियो हमेशा बराबर रहे 1. तो दिस वाज एक्सपेक्टेड. ये एक्सपेक्ट किया था अगर जो ये गैस इन्होंने इस कंटेनर में डाली, अगर ये कौन सी इक्वेशन को ओबे करे? आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करे. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया हीलियम गैस के साथ. जब उन्होंने हीलियम गैस के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, उनको ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना मिल करके उनको ऐसी कुछ लाइन मिली. मतलब आइडियल गैस इक्वेशन तो ओबे नहीं हुई. अगर आइडियल गैस इक्वेशन ओबे होती तो PV बाय nRT का रेशियो हमेशा 1 रहता. यहां तो नहीं है. फिर उन्होंने कहा चलो गैस बदल देते हैं, हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया. हाइड्रोजन गैस को जो फिल किया तो उन्होंने देखा ग्राफ ऐसा कुछ आया, डेविएशन और बढ़ गया. आइडियल गैस इक्वेशन अभी भी ओबे नहीं हुई. फिर उन्होंने CH2 गैस के साथ किया, ऐसा कुछ ग्राफ मिला. कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ किया, ऐसा कुछ ग्राफ मिला. राइट. तो कंक्लूजन क्या किया? और इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया? आप क्या कंक्लूड कर सकते हो इन ग्राफ से? पहला पॉइंट, क्या आप ये बोल सकते हो कि जो रियल गैस है, जो प्रैक्टिकल गैस है, जो एक्चुअली प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में एक्चुअल गैस एग्जिस्ट करती है, जिसको हम रियल गैस बोलते हैं, क्या वो PV इक्वल टू nRT, क्या उस गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर PV इक्वल टू nRT रिलेशन ओबे करेगा? नहीं. तो उन्होंने यही No, कंक्लूजन sir. दिया. ये एक्सपेरिमेंटल, रेड ग्राफ्स आर एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, ब्लैक ग्राफ वाज द थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड ग्राफ, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था बट उन्होंने अटेन नहीं किया एक्सपेरिमेंटली. तो व्हाट वर द कंक्लूजंस? लेट मी जस्ट कंक्लूड.
what all are the conclusions that I can make from this graph? Conclusions that can be drawn from above experimental plots. What all are the conclusions that can be made? Point number 1, अगर हम हाई प्रेशर की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल डाटा में और थ्योरेटिकल डाटा में डेविएशन कितना है, देख लो, इतना डेविएशन है, डेल्टा। अगर हम लो प्रेशर की बात करें तो डेविएशन कितना है, दिस मच। डेविएशन ज्यादा कब है, लो प्रेशर पे या हाई प्रेशर पे? हाई प्रेशर। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू एंड थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा कब है, हाई प्रेशर पे। तो पहला कंक्लूजन जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट ने देखा और वो ये जो ड्रॉ किया वो ये था कि एट हाई प्रेशर, सेम चीज उन्होंने टेम्परेचर के साथ भी करके देखी, तो उन्हें पता चला एट हाई प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर what they found, deviation of real gas from ideal gas behavior is high. Deviation of real gas behavior from ideal gas equation, from ideal gas behavior is high. पॉइंट नंबर 2 भी लिख सकते हो, एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर डेविएशन इज स्मॉल। पॉइंट नंबर 2 चाहो तो लिख सकते हो यहीं पे, एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं LPHT, ऊपर वाले को लिख देते हैं HPLT, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। और लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर पे क्या देखा गया, डेविएशन ऑफ real gas from ideal gas behavior is small. So these were the conclusions that were made by experimentalists from experimental graph. So now they thought, why these differences are coming? ऐसा क्यों है कि जो रियल गैस है वो PV equals to nRT को ओबे नहीं कर रही? फिर ऐसा क्या डिफरेंस है रियल गैस और आइडियल गैस में, और ऐसा क्या हो जा रहा है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को अप्रोक्सीमेटली ओबे कर रही है? आप देखो जरा ध्यान से, लो प्रेशर पे ऑलमोस्ट वैल्यू सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम गैस की बात करें तो PV/nRT की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, हाइड्रोजन गैस के लिए भी ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए भी 1 के बराबर ही है एज कंपेयर टू हाई प्रेशर। तो मतलब अब 2 सवाल थे लोगों के पास कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ऐसा क्या हो जा रहा है कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती, और लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ऐसा क्या हो रहा है कि रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। तो ऐसा समझने के लिए, इसको समझने के लिए पहले हमको समझना होगा कि आइडियल गैस क्या होती है। हम आइडियल गैस को आइडियल क्यों बोलते हैं, आइडियल गैस को हाइपोथेटिकल क्यों बोलते हैं? किसी भी चीज को आइडियल कब बोला जाता है? When it has something in it which is like hypothetical, जिसको assume किया गया हो, जो practically possible ना हो। तो let us first understand 2 important properties। किसी के यहां से नॉइस है of an ideal gas are as follows। तो आइडियल गैस, सपोज एक कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस के मैंने मॉलिक्यूल्स डाले हुए हैं, इस गैस को हम आइडियल गैस कब बोलेंगे? इस गैस को हम आइडियल गैस तभी बोलेंगे जब ये फॉलोइंग 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, 2 अजम्पशंस को सेटिस्फाई करेगा। पहला अजम्पशन जो हम आइडियल गैस के लिए लेकर चलते हैं वो है, हम ये मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल्स का साइज इज नेग्लिजिबल।
is 0. What we assume is, we assume size of molecules of an ideal gas to be 0. That is, they occupy 0 volume. हम ये assume करके चलते हैं कि ideal gas के molecules occupy 0 volume. हम ये लिखते हैं, the volume occupied by molecules of an ideal gas is negligible. या हम exactly उसको 0 मान लेते हैं. मतलब हम particles को कैसा मानते हैं? We assume ideal gas molecules to be of point size. पहले एक्चुअल गैस की बात करते हैं. मान लो हाइड्रोजन गैस की हम बात करें, लेट अस से हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस का हर पार्टिकल किससे मिलके बना है? कौन बता रहा है? हाइड्रोजन गैस का हर पार्टिकल किससे मिलके बना है? एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से, 2 हाइड्रोजन एटम से. बिल्कुल, 2 हाइड्रोजन एटम. एक एटम का साइज कितना होता है बच्चों? एटम का साइज कितना होता है? 10 to the power minus 9 के नैनो के. हाँ, 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हो आप उसको. 10 की पावर -10 मीटर. और एक बॉन्ड लेंथ भी कुछ ना कुछ होती ही है. तो मतलब एक मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो घेर रहा है ना. एक मॉलिक्यूल इस पूरे कंटेनर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर रहा है. बेशक से वो वॉल्यूम 10 की पावर, आपने क्या बोला, साइज कितना है? 10 की पावर -10 मीटर. यही साइज बोला ना आपने. तो वॉल्यूम कितना होगा? इसका क्यूब कर दो तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 की पावर -30 मीटर क्यूब. ये जो वॉल्यूम है ये बहुत छोटा वॉल्यूम है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो ये लेटस से जो हमने ये क्यूब लिया, ये हमने 1 मीटर क्यूब का लिया मान लेते हैं. तो जो हमने ये क्यूब लिया 1 मीटर क्यूब का बॉक्स लिया, उसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है. बट क्या हम इसको 0 बोल सकते हैं एक्चुअली फॉर रियल गैस? नो, हम ये 0 मान लेते हैं. हम आइडियल गैस में क्या बोलते हैं? हम ये मान रहे हैं कि जो ये बहुत छोटा वॉल्यूम इस मॉलिक्यूल ने घेरा है, हम उसको 0 मान लेते हैं. तो पहला अजम्पशन जो आप याद रखोगे आइडियल गैस के लिए वो क्या है? वी अज्यूम, हम खुद ये अज्यूम करके चलते हैं कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑफ पॉइंट साइज. पॉइंट साइज मतलब पॉइंट कितना वॉल्यूम घेरेगा? एक पॉइंट कितना वॉल्यूम घेरेगा? 0. जैसे ही हमने मॉलिक्यूल को पॉइंट साइज मॉलिक्यूल बोल दिया, पॉइंट साइज मॉलिक्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एक पॉइंट साइज मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? 0 वॉल्यूम. बट मास कितना होगा? फाइनाइट. कुछ ना कुछ मास तो होगा उसके पास. तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव फाइनाइट मास बट 0 वॉल्यूम. तो बच्चों अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस कंटेनर का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? जैसे मान लो एक पार्टिकल इज अ पॉइंट साइज, इट्स अ पॉइंट. तो ये पॉइंट ने इस पूरे वॉल्यूम V का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया? 0. दूसरे पॉइंट ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया? 0. तीसरे ने कितना ऑक्यूपाई किया? 0. सारे के सारे n पॉइंट्स ने, सारे के सारे n मॉलिक्यूल्स ने V वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया? 0. जैसे कि फॉर एग्जांपल जिस रूम में आप बैठे हो, मान लीजिए उसमें 20 स्टूडेंट्स बैठे, तो आप सब कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हो इस रूम का. बट अगर मैं आप सबका साइज पॉइंट बना दूं, सबको बिल्कुल छोटा करके एक पॉइंट बना दूं, तो आप उस रूम का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करोगे? 0. तो अगर आप इस रूम का 0 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करोगे, देन कितने वॉल्यूम में आप फ्रीली घूम पाओगे? What will be the volume in which you can move freely? Yes, very good. So as an outcome of this assumption, मैं लिख रहा हूं यहां पे, since volume occupied by gas molecules is कितना?
0. since volume occupied by capital N gas molecules is कितना बच्चों? 0. Therefore, molecules of an ideal gas can move freely in how much volume? In complete volume V of container. Say yes or no. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं. ये है पहला अजम्पशन जो हम मान के चलते हैं आइडियल गैस के लिए. दूसरा अजम्पशन हम क्या मानते हैं? कैन आई रेज दिस ग्राफ? Yes, sir. Sir. ओके, टॉपिक डाल लीजिए. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करा है हमने, दैट इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. वी वांट टू अंडरस्टैंड, व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज, वी आर अंडरस्टैंडिंग नीचे डेविएशन थोड़ा काट ऑफ गया है, दिखा नहीं. deviation of real gas from, नीचे का नहीं दिख रहा बच्चों? Cross. Sir, I guess full screen करने पर दिखेगा शायद. हाँ, फुल स्क्रीन करो तब दिखेगा. अच्छा, so next assumption, second assumption जो हम आइडियल गैस के लिए मान के चलते हैं वो क्या है? हम मान के चलते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्टिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है. क्या मानते हैं? देयर आर नो इंटरमोलिकुलर forces of interactions present between any two molecules of an ideal gas. मतलब कि जो हमने ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को लिया है, इन दोनों के बीच में ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है, ना कोई रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट. सिर्फ इनके पास कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है? ईच मॉलिक्यूल, वेरी गुड, ईच मॉलिक्यूल possess only kinetic energy. ज्यादा करेक्टली लिखूं तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू थर्मल मोशन. ओके, तो इसका मतलब because as a result of this assumption what we can say, total energy या E total लिख लो या U total लिख लो, which is in general, total energy किस चीज का सम होती है? काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. प्लस पोटेंशियल. यहाँ पर दो मॉलिक्यूल के बीच में ना तो अट्रैक्टिव फोर्स है, ना रिपल्सिव, ना एडहेसिव फोर्स है, ना कोहेसिव फोर्स है. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो. क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी of an ideal gas goes to zero. There is no potential part. Only and only kinetic part survives in the total energy of an ideal gas. So ये दो assumption भी बहुत important है. कभी एक नंबर का MCQ इनमें से बन सकता है. अगर जैम में नहीं बनेगा तो DU, JNU, BHU एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि आइडियल गैस, जैसे अगर मैं आपसे यहीं पे पूछूं आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव, पॉइंट नंबर ए, finite size and finite mass. Point number B, finite size but zero mass and so on. क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैव zero volume but finite. zero size but Finite mass. ऑप्शन सी या डी में से करेक्ट होता है. अगर ऐसे ही पूछ दिया जाए आपसे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज हाउ मच? Zero. टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस हैज ओनली व्हिच पार्ट इन इट? Only kinetic part.
सर पोटेंशियल हम किस बेसिस पे उसको जीरो कह रहे हैं? अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्टिव फोर्स ही नहीं है, कोई पोटेंशियल ही नहीं है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं सर, लेकिन इंटरनल एनर्जी मतलब डिफर होती है ना पोटेंशियल एनर्जी से, या फिर वो नहीं, एक अगर किसी भी सब्सटेंस की किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी लिखना चाह रहे हो तो दैट विल बी सिंपली द सम ऑफ द काइनेटिक पार्ट इन इट, कितना उसमें मोशन है, प्लस कितना उसमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पोजीशन अंडर सम पोटेंशियल, अंडर सम फोर्स, यही होता है ना? यस सर। माइंड फ्रॉम इन्फिनिटी से जब हम उसको पोजीशन आर पे लेकर आते हैं, याद करो, इंटीग्रेट फ्रॉम Yes, sir. इन्फिनिटी टू आर या Like इन्फिनिटी value. टू एक्स, एफ डी एक्स। जब एफ ही नहीं होगा, जब कोई फोर्स ही नहीं होगा, जब कोई पोटेंशियल ही नहीं होगा, तो क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी सर्वाइव करेगी? या कोई आपको वर्क करना पड़ेगा टू डिस्प्लेस इट? बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल, सो दैट इज व्हाई देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। ओनली आपस में काइनेटिक कोई पार्ट भी इंटरैक्टिव फोर्स नहीं है। नहीं है। इवन अगर इसको और अच्छे से समझे तो देखो जरा, किसी टेम्परेचर टी पे, किसी भी टेम्परेचर टी पे, मान लो इस गैस का टेम्परेचर अभी रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर हम कितना लेकर चलते हैं बच्चों? 25 और 27। 25 भी ले लेते हैं, 27 भी ले लेते हैं। अगर 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो कितना केल्विन हो जाएगा? 273 ऐड करो जरा, 290 25 में 273 ऐड करो तो 298 आएगा। 298 अगर 27 में 273 ऐड करोगे तो 300 300। तो रूम टेम्परेचर को हम 25 डिग्री सेल्सियस भी ले लेते हैं या 27 डिग्री सेल्सियस भी ले लेते हैं। अगर 27 लोगे तो इट इज 300 केल्विन। अगर इस गैस का टेम्परेचर 300 केल्विन है तो इस टेम्परेचर पे इन पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ थर्मल मोशन हो। चलो इस पार्टिकल से शुरुआत करते हैं। क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ थर्मल मोशन है, किसी स्पीड से ये मूव कर रहा होगा, लीनियरली ही मूव कर रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा होगा। मान लो मूव करते हुए ये किसी एक मॉलिक्यूल से टकरा तो सकता है ना, बेशक से पोटेंशियल एनर्जी ना हो, बट क्योंकि हर मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक मोशन है, तो ड्यूरिंग देयर मोशन ये कोलाइड तो कर सकते हैं, हाँ या ना? तो मान लो किसी मॉलिक्यूल से इसने ये टकराया, तो अगर ये टकराया, और हम ये भी अज्यूम करके चलते हैं आइडियल गैस के केस में कि जो वो कोलिजन है दैट्स नॉट इनइलास्टिक, हम क्या मान के चलते हैं? दैट्स कोलिजन इज इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या कंजर्व रहता है? एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। तो एनर्जी भी कंजर्व्ड है और मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल तो मोमेंटम गेन करेगा और एक मॉलिक्यूल मोमेंटम लूज करेगा। मान लो जो आपका ब्लू वाला पार्टिकल है उसने मोमेंटम लूज किया और रेड वाले पार्टिकल ने मोमेंटम गेन किया, तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा और साथ में हायर स्पीड से मूव करने लगे, हायर स्पीड से मूव करने लगा और साथ में डिफ्लेक्ट भी हो। आगे जाके फिर से किसी एक और मॉलिक्यूल से ये टकराया और टकराने से फिर से डिफ्लेक्ट हो गया, फिर और मान लीजिए आगे जाके फिर इसका कोलिजन हुआ एंड अगेन इट गेट डिफ्लेक्टेड and so on, like this it will go on traversing a path, and इस zigzag path को हम एक नाम देते हैं and this is known as Brownian motion। ठीक है, तो ideal gas के molecules are randomly colliding with each other and they are executing Brownian motion. They are having only kinetic part in them, their energy has only kinetic energy in them, no potential part survives. Also, since we have assumed the molecules to be of zero size, so therefore they do not occupy any volume of the container. If they do not occupy any volume of the container, each molecule is free to move in the complete container. अगर इस हर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ साइज होता, अगर हर मॉलिक्यूल एक स्फीयर होता जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता, अगर हर मॉलिक्यूल एक स्फेरिकल बॉल की तरह हम मानते जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता, तो हर मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके बैठता कंटेनर का। तो क्या ये मॉलिक्यूल्स पूरे वॉल्यूम में फ्रीली मूव कर पाते या लेसर वॉल्यूम में फ्रीली मूव?
Lesser one. लेसर में से lesser, right? Very good. Yes. सर किसी गैस पार्टिकल का जो ब्राउनियन मोशन हो रहा है, दो पार्टिकल कोई सेम टाइप का मोशन कर सकता है कि नहीं? कोई भी दो पार्टिकल कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल। कोई दो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सेम पाथ ट्रेवल कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, हाँ बट कम होगी, इट विल बी लेस। ओके सर। और सर आपने एक बात बोली कि स्ट्रेट लाइन में करेंगे, ये हम इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि इंटरेक्शन है ही नहीं, तो फिर कहीं से भी फोर्स उनको फील नहीं होगा, तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगे वो। वेरी गुड, बिल्कुल। और इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये पार्टिकल्स आयनिक पार्टिकल्स हैं। मान लो ये आयनिक पार्टिकल्स और हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते तो वो मोशन बायस्ड हो जाता, तो फिर वो एक्स एक्सिस में, मान लो ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में वो ज्यादा बायस्ड होता एज कंपेयर टू वाई एंड जेड। यहाँ पर मोशन कंप्लीटली रैंडम भी होगा। स्ट्रेट लाइन के साथ साथ आपको ये भी समझना होगा, हियर मोशन विल बी कंप्लीटली रैंडम इन ऑल द थ्री डायरेक्शन। पार्टिकल के मूव करने की संभावना इन एक्स वाई एंड जी एक्सिस इज इक्वली प्रोबेबल। We will come back to this when we will study kinetic theory of gases after finishing thermodynamics. Right now, if I ask you कि what is an ideal gas, तो let us say कि कौन बोल सकता है? पहले अपना नाम बोलो और फिर ideal gas के बारे में अभी क्या क्या बोल सकते हो आप? I need to listen from you. क्या है ideal gas आपके अकॉर्डिंग अभी तक? सर माय नेम इज सचिन। हाँ सर आइडियल गैस पहले तो एक हाइपोथेटिकल गैस है जो हमने एक्सपेरिमेंट के पहले अज्यूम किया था, क्योंकि हम लोग उसको देख तो सकते नहीं है, तो हम जनरली उसको जीरो साइज बट फाइनाइट मास अज्यूम करके हमने उसको डिफाइन करा कि अब जब हमने उसका साइज जीरो लिया है तो उसमें सर इंटरेक्टिव कैपेबिलिटी भी उसकी हमने जीरो ली है कि वो बिल्कुल अपने दूसरे मॉलिक्यूल से या फिर दूसरे एटम से इंटरेक्ट नहीं करेगा, और जब इंटरेक्ट नहीं करेगा सर तो फिर रैंडम मोशन बट स्ट्रेट लाइन, एंड देन फिर वो पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो भी लॉज हमने पढ़े वो फॉलो करते हैं। और ओके, सो सचिन हैज वेरी करेक्टली सेड कि अभी तक हमको आइडियल गैस के बारे में तीन चीजें समझ में। पहली, आइडियल गैस एक ऐसी गैस जिसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कौन सा रिलेशन ओबे करे? आइडियल गैस उसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट, एंड दैट इक्वेशन इज PV इक्वल्स टू nRT व्हिच इज आल्सो इक्वल्स टू कैपिटल N kV। दूसरी चीज जो हमें समझ में आती है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज इज जीरो, दे आर पॉइंट साइज, they occupy zero volume but have finite mass. Due to this assumption, each molecule is allowed to move freely in entire container because none of the volume is occupied. Complete volume V of the container is free because we have points. We do not have spherical balls. We have points. क्योंकि points है तो पूरा का पूरा volume V खाली पड़ा हुआ है। Third thing which we understand about ideal gases, there is zero interactive forces. There is zero intermolecular interactive forces between the molecules. उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, ना ही adhesive force ना ही cohesive force, सिर्फ और सिर्फ उनके पास काइनेटिक मोशन है। इस assumption के कारण टोटल एनर्जी जो कि किसी भी जनरल सिस्टम के लिए सम होती है ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का, यहां पर सिर्फ रह जाती है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो आइडियल गैस ये होती है। अब जरा दिमाग चलाओ और सोचो, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ऐसा क्या होगा कि जो रियल गैस है, प्रैक्टिकल गैस है, वो PV इक्वल टू nRT को ओबे नहीं करेगी। मतलब हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे ऑब्वियसली ऐसा कुछ हो रहा होगा कि ये इन दो assumptions को हम करेक्ट नहीं मान सकते। हाँ बोलो, क्या होगा? हाई प्रेशर पे अगर आप मॉलिक्यूल्स को डाल रहे हैं तो आप उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम कर रहे हैं, तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं। फिर आप जब लो टेम्परेचर कर रहे हैं तो आप उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ले रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं, तो वो ज्यादा इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। तो ये दोनों लॉज assumption को मानना assumption वायलेट होते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करेंगे। वेरी गुड पारस। फॉर अदर स्टूडेंट्स देखो जरा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे इतना तो दिख रहा है हमको एक्सपेरिमेंटली कि रियल गैस का बिहेवियर बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है फ्रॉम PV इक्वल टू nRT।
इसका मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा कि ये दो assumptions को हम करेक्ट नहीं मान सकते, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। तो सोचो हाई प्रेशर, जैसा कि पारेशा ने कहा, हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स पास आएंगे या दूर जाएंगे? अगर मैं बहुत ज्यादा पास प्रेशर आएंगे। लगा दूं, पास पास आएंगे। पास आएंगे। मॉलिक्यूल्स अगर पास पास आ गए तो उनके बीच में बहुत कम, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम इंटरेक्टिव फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, बट जैसे ही वो पास आएंगे उनका जो इंटरेक्टिव फोर्स है जो कि कम है, क्या उसको नेग्लेक्ट करना आप सही बात होगी? नो नो सर। No, sir. नो, that will be wrong, that will result in wrong result. Similarly, molecules जब एक दूसरे के पास आ जाएंगे, they will form a sort of cluster. Can we neglect their size? No, sir. नो No. Second point, लो टेम्परेचर के कारण क्या होगा? टेम्परेचर अगर लो है तो उनके पास क्या काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक मोशन के लिए एनफ एनर्जी है? No. यस। हम लोग कम कर रहे हैं। टेम्परेचर कम है ना, टेम्परेचर कम है तो उनके पास काइनेटिक मोशन के लिए एनफ एनर्जी नहीं है, कम एनर्जी। तो इसका मतलब एट लो टेम्परेचर दे डू नॉट हैव एनफ थर्मल एनर्जी अवेलेबल विद देम टू मूव अपार्ट, टू मूव एक दूसरे से दूर, एंड हेंस वी कैन नॉट नेग्लेक्ट, पहला पॉइंट, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। जो छोटा इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है ना उनके बीच में, हम उसे जीरो नहीं मान सकते, हमें उसे कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा, जो वो साइज, एक मॉलिक्यूल जो साइज कितना साइज ऑक्यूपाई कर रहा है, मैंने अभी बताया था 10 की पावर -30 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली, उतना साइज जो वो एक बॉल ऑक्यूपाई कर रही है, जिसको हम पॉइंट मान ले रहे थे, जीरो मान ले रहे थे, हमें उसे 10 की पावर -30 ही मानना पड़ेगा, जीरो नहीं मानना पड़ेगा, हमें उसे काउंट करना पड़ेगा। इसका मतलब एक चीज क्लियर हुई, आप लिख सकते हो एज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, what we can conclude at high pressure and low temperature, high pressure और low temperature पे ये दोनों assumptions जो कि ideal gas के हैं, the two assumptions of an ideal gas are no longer valid. बात समझ में आई थोड़ी बहुत? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। वॉल्यूम वाला पार्ट क्यों हम कंक्लूड कर रहे हैं सर? ऐसा हमने क्या किया उसके साथ? मॉलिक्यूल्स पास आ गए, अगर मॉलिक्यूल्स पास आ गए तो एक क्लस्टर बन गया, मॉलिक्यूल्स पास आ गए तो उनकी जितना खाली वॉल्यूम बचा, दैट इज कंपेरेबल विद द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल, सो यू कैन नॉट से कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज जीरो। सर वैन डर वाल फोर्सेस भी एक्ट करने लग गया ना, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करने लगा। हाँ, वो इंटरमोलिकुलर, वही वैन डर वाल ही है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है, जिसको हम वैन डर वाल फोर्सेस बोलते हैं, स्मॉल फोर्सेस बोलते हैं, जिनको हम जीरो मान लेते हैं, उनको हम जीरो नहीं मान सकते। अभी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, टॉपिक नंबर 4 में। सर इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दीजिए ना, मतलब कि जैसे हम प्रेशर को किसी कंटेनर में रख के तो कम नहीं करेंगे, मूवेबल पिस्टन ही रखेंगे, तभी होगा ना प्रेशर कम। देखो अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या, जो एक्चुअल में हुआ था, एक्चुअल में क्या हुआ, देखो राइट हैंड साइड वाला इरेज कर दूं? जी सर। हाँ देखो, देखो जरा, तो आप लोगों ने क्या कहा, आइडियल गैस कैसी गैस, लिख देते हैं जरा। आइडियल गैस के जो दो अजम्पशंस हैं वो है कि हम मानते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स का मास तो फाइनाइट है बट जीरो वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जीरो वॉल्यूम। इसको हम बोल देते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट साइज मॉलिक्यूल्स। हम बोल देते हैं कि मॉलिक्यूल्स का पॉइंट साइज है, इसलिए मॉलिक्यूल्स ऑफ
an ideal gas, म्यूट करो, किसी के यहां से ट्रैफिक का नॉइस आ रहा है, are allowed to move freely in complete container of volume. Point number 1. नेक्स्ट पॉइंट, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस है ही नहीं, इज 0. इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी is 0 and total energy is only equal to. And third thing, ideal gas का pressure, volume and temperature, ये तीनों thermodynamic पैरामीटर एक रिलेशन को हमेशा ओबे करेंगे, and that relation is, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल N KBT. बात एक की, हमने देखा कि रियल गैस के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं, तो वेंडरवॉल ने क्या बोला? वेंडरवॉल said, a scientist named Vanderwall said that I will correct this equation. He said that कि अब हमें एक ऐसी इक्वेशन की तो जरूरत है which connects pressure, volume and temperature of real gas. We need an equation of state which connects pressure, volume and temperature of real gas, actual gas. And he said that I will correct this equation. अगर मैं इस इक्वेशन में से ये दो assumption हटा दूं, assumption number 1 and assumption number 2, if I remove two assumptions of ideal gas from ideal gas equation, I will get the correct equation. उन्होंने यही करा, उन्होंने इस इक्वेशन में से ये दोनों assumptions को रिमूव कर दिया और उन्होंने एक इक्वेशन डिराइव करी जिसका नाम था, किसी को याद है वेंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट? यस सर, बोलोगे? सर P + A/V² × V - B = RT. ओके, तो जो भी अभी बच्चे ने बताया है वो 1 मोल के लिए बताया है, मैं आपको करेक्ट n मोल के लिए बता देता हूँ. P + AN²/V² इनटू में V - NB = nRT. अभी n = 1 मोल को अज्यूम करते हुए एक बच्चे ने मेरे को वेंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट बताई. तो वेंडरवॉल नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला कि मैं इस इक्वेशन को करेक्ट करूंगा और ये दो अजम्पशंस को हटाऊंगा और इस इक्वेशन पे अराइव करूंगा. तो देख लेते हैं, ठीक है? सचिन ने पूछा था ना एग्जांपल. यस सर. हाँ, तो सचिन देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे किया, एग्जैक्ट सिचुएशन देख लेते हैं. कैन आई इरेज दिस लेफ्ट पार्ट? यस सर. Yes, sir. ओके, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलो. मैंने आप लोगों को एक बुक रेफर की थी, याद है? 0th लेक्चर में आई रेफर्ड. Yes, ठीक sir. है, तो नोट्स अपने आपके बहुत काम आने वाले हैं. इतना टाइम बिल्कुल नहीं है आप लोगों के पास कि आप मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए क्रेजिक्स या आर्कफेन या एच के दास उठाओ, थर्मोडायनामिक्स के लिए जिमेंस्की या गर्बनसेल घोष उठाओ. बिल्कुल टाइम नहीं है. नेटवर्क थ्योरी के लिए आप BL थरेजा, SMZ या फिर एक और किताब आती है ना, अलेक्जेंडर साडिको. ठीक है, टाइम नहीं है. इतना ही टाइम है कि टीचर जो करा रहा है वो नोट्स बना लो अच्छे से, और जो असाइनमेंट्स और आपको P/Q सॉल्व करने हैं जो टीचर्स दे रहे हैं आपको, फटाफट उनको करते चलो.
बस टीचर्स से लैक मत करो, टीचर्स को अपना आइडियल गैस की इक्वेशन मानो जिससे आपको डेविएट कम होना है, समझ में आ रहा है, लेस डेविएशन रखना है। और ये मान के चलो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, रियल गैस में क्या हो रहा था अभी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा था हाई प्रेशर पे डेविएशन ज्यादा हो रहा था कम हो रहा था, ज्यादा। ठीक है। अभी कितने महीने बाकी हैं जैम एग्जाम होने में? 7-8 महीने से। 8 महीने हैं, 7 कहाँ से आ गए, 8 है, ठीक है। 8 8 लास्ट 1 मॉड्यूल्स, मंथ तो एग्जाम ही चले। ठीक है, 8 मॉड्यूल्स है, 8 महीने 8 मॉड्यूल्स। अभी प्रेशर है, कम फील होता होगा क्योंकि डेमो क्लासेस चल रही हैं, किसी टीचर ने अभी कुछ खास असाइनमेंट चालू कराई नहीं है, हर टीचर मोस्टली अपना सब्जेक्ट बिल्ड कर रहा होगा। और अभी तो लाड़ प्यार चल रहा है, मतलब टीचर्स अभी अपना सब्जेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा चिलैक्स फील कर रहे होगे, रिलैक्स फील कर रहे होगे, प्रेशर इतना नहीं है जैसे, और अभी डेविएशन भी इतना नहीं होगा क्योंकि कुछ होमवर्क ही नहीं है। जैसे जैसे प्रेशर बिल्ड होगा डेविएशन ज्यादा हो सकता है फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, मतलब जितना टीचर आपसे एक्सपेक्ट करता है आइडियल स्टूडेंट से, उससे आपका डेविएशन हो। 20 क्वेश्चन बोले, कर सिर्फ 10 ही पाए, 15 क्वेश्चन कर पाए, 5 छूट गए, ये नहीं होना चाहिए। जस्ट यू हैव टू मेंटेन वन थिंग, 100% अटेंडेंस प्लस जितना बोला उतना सोल्व कर लिया फटाफट, नहीं हुआ अगले दिन डाउट के फॉर्म में पूछ लिया। आ जाओ फटाफट नेक्स्ट टॉपिक। So Van der Waal was a scientist. He took a task. He said, I will derive an equation which connects pressure, volume, and temperature of a real gas. So what he said, PV equals to nRT. This is ideal gas equation of state. He said that I will correct this equation for pressure. He said that I will do correction in pressure term. Or he said that I will do correction for second assumption. Second assumption क्या था कि हमने ये मान के चला था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जीरो कोहेसिव एंड जीरो एडहेसिव, मतलब जीरो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्टिव। तो he said that I will correct for finite intermolecular forces of interaction. He said कि कुछ ना कुछ इंटरेक्टिव फोर्सेस तो होते हैं, मैं वो मान के चलूंगा कि वो प्रेजेंट है, और फिर देखते हैं कि क्या करेक्शन आएगा PV इक्वल्स टू nRT। तो उन्होंने कहा कि चलो यही मान लेते हैं, एक बॉक्स है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। अब इस बॉक्स में आइडियल गैस बंद नहीं है बल्कि रियल गैस बंद है, एक्चुअल गैस बंद है। एक्चुअल गैस का एक मॉलिक्यूल जो बल्क में है, मतलब बीचों बीच है, वो सराउंडेड होगा बाय मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। मान लो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ये वाला दूसरे से भी एक्सपीरियंस कर रहा है, तीसरे से भी, ऐसे करके सबसे कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो कैन यू टेल मी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल लाइंग इन बल्क। बल्क मतलब बीचों बीच कोई मॉलिक्यूल पड़ा है जो सराउंडेड है हर जगह से मॉलिक्यूल से, उस पर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा हो? जीरो। तो नेट फोर्स तो उस पर जीरो एक्ट कर रहा होगा, कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा। अच्छा, बट एक मॉलिक्यूल जो जस्ट दीवार को जाकर के टकराने वाला था। अच्छा, जब हम यहाँ पे PV इक्वल टू nRT लिखते हैं, P क्या होता है बच्चों? यहाँ पे कोई मेरे को बोल के बताएगा P यहाँ पर है क्या? molecules of the gas on the walls of the container. गुड। जैसा कि मान लो मैं एक मॉलिक्यूल हूं,
मैं आगे जा रहा हूं, मैं जा करके दीवार से टकरा गया, ठीक है, तो मैं कितने फोर्स से टकराया पर यूनिट एरिया। तो ऐसे बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो हम मॉलिक्यूल्स कितना दीवार पे प्रेशर लगा रहे हैं उसको बोलते हैं वो वाला प्रेशर। क्योंकि हमेशा जब भी हम बैरोमीटर लगाते हैं, बैरोमीटर इज अ मशीन विच मेजर्स प्रेशर, वो कभी भी बीच में नहीं लगाओगे आप, वो कहां लगाओगे, दीवारों पे। बैरोमीटर हमेशा कहां लगता है, वॉल्स पे। फॉल्स तो प्रेशर, जब भी कोई ऑब्जर्व्ड प्रेशर की बात हो कि भाई इतना प्रेशर ऑब्जर्व किया गया, वो हमेशा क्या बोला जाता है थर्मोडायनामिक्स में, प्रेशर ऑब्जर्व्ड ऑन दीवार, ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो गैस मॉलिक्यूल्स दीवारों पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं, ये वो प्रेशर। ओके, अब जरा ये बताओ, अगर ये आइडियल गैस होती तो मॉलिक्यूल जाके दीवारों पे प्रेशर लगा रहे होते, ये जाकर के दीवारों से भिड़ रहे होते, राइट। बट ये तो रियल गैस है। रियल गैस में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल दीवारों से तो भिड़ रहे होंगे, बट क्योंकि हर मॉलिक्यूल सराउंडेड है दूसरे मॉलिक्यूल से जो कि उसको पीछे खींच रहे हैं, कुछ ना कुछ इंटरेक्टिव फोर्स प्रेजेंट है, अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है। तो ये जो मॉलिक्यूल दीवार से जाके जस्ट भिड़ने वाला है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नॉट फ्रॉम 360 डिग्री साइड, मतलब हर जगह से नहीं, बल्कि ओनली ऑन द मॉलिक्यूल्स लाइंग ऑन द लेफ्ट टॉप एंड बॉटम। यस और नो, ओनली ऑन द मॉलिक्यूल्स लाइंग इन दिस 180 डिग्री एंगल, because there are no molecules like on right hand side, because this molecule is just going to go and collide. Yes or no? यस सर। मतलब for a molecule which is going to strike the wall, force will be experienced, या intermolecular force will be experienced only towards, एक नेट फोर्स लगेगा, बता सकते हो नेट फोर्स, नेट वेक्टर कैलकुलेट करके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एंड नेट, इन सब का जो नेट बनेगा, अगर इन सब का आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ोगे, जैसे इस फोर्स को भी अगर दो कंपोनेंट में तोड़ते हो, तो एक तो ऊपर आएगा, एक हॉरिजॉन्टल आएगा, ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, और नेट फोर्स एक लगेगा, इस पे लगेगा या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड, इन सारे वेक्टर्स का एक नेट, अगर मैं आपको निकालने को बोलूं, इन 5 वेक्टर्स का नेट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यस, इस डायरेक्शन, लेफ्ट में। सो देयरफॉर विल एक्सपीरियंस ओनली टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब बच्चों, मैं जितने फोर्स से जाकर के दीवार से भिड़ता, जब मैं आइडियल गैस मॉलिक्यूल होता, क्या मैं अब रियल गैस मॉलिक्यूल होने पे क्या उतने ही फोर्स से भिड़ूंगा या कम फोर्स से भिड़ूंगा? कम फोर्स। इतना सबको समझ में आता है ना कि नाउ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर will be less than the actual pressure of the gas. Therefore, Yes, sir. pressure exerted by the gas molecules on the walls of container will be less than the actual pressure of the gas in bulk. बल्क में जितना प्रेशर होगा, क्योंकि नेट फोर्स तो कुछ लग ही नहीं रहा, तो जो उसका एक्चुअल प्रेशर होगा गैस का, उससे कम प्रेशर से वो दीवार पे फोर्स लगाएंगी। इसका मतलब व्हाट आई कैन से, प्रेशर ऑब्जर्व्ड ऑन वॉल इज इक्वल टू एक्चुअल प्रेशर ऑफ माय गैस माइनस समथिंग। अब मुझे ये समथिंग निकालना है, कितने से घटेगा। ओके, अब जरा ये बताओ, अगर इस मॉलिक्यूल को जो जाकर जस्ट भिड़ने वाला है, मैं अगर दीवार से जस्ट जाके भिड़ने वाला हूं, अगर मुझे 2 बच्चे पीछे खींचे मेरी टी शर्ट पकड़ के, और दूसरी सिचुएशन जिसमें मुझे 20 बच्चे पीछे खींचे, किस सिचुएशन में प्रेशर ज्यादा गिरेगा? इस वाले में।
मतलब कि डिक्रीज इन प्रेशर ज्यादा होगा अगर नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स बढ़ जाए। तो डिक्रीज इन प्रेशर वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग molecules per unit volume. Yes or no? यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब मान लो मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मैं जाकर के दीवार से भिड़ रहा हूं। मान लो मैं 1 न्यूटन फोर्स से भिड़ता, बट अब मैं रियल गैस का मॉलिक्यूल हूं, मैं 0.9 न्यूटन से भिड़ रहा हूं। तो कितने से प्रेशर गिरा? 0.1 न्यूटन से। 0.1 न्यूटन से। यस सर। मेरे जैसे मान लो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल हैं गैस में, तो 2 मॉलिक्यूल जाकर के दीवार के भिड़ रहे हैं, तो कितने से प्रेशर गिरेगा? 0.2 न्यूटन से। बट अगर मेरे जैसे मान लो 20 मॉलिक्यूल्स हो जो दीवार के जाके भिड़ने वाले हैं, तो कितने से प्रेशर गिरेगा? 0.1 0.1 0.1 0.1 फॉर ईच 20 मॉलिक्यूल्स, मतलब 20 इंटू में 0.1। तो इसका मतलब प्रेशर उतना ज्यादा गिरेगा जितना ज्यादा स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे नियर टू द वॉल, क्योंकि हर मॉलिक्यूल जाकर के भिड़ने वाला है और हर मॉलिक्यूल के प्रेशर में कुछ ना कुछ अमाउंट कम हो रहा है। तो इसका मतलब नेट प्रेशर जो इस दीवार पे लगेगा वो कम हो जाएगा अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल्स इस दीवार के जस्ट लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब बच्चों डिक्रीज इन प्रेशर नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट जो भिड़ने वाले कैंडिडेट को पीछे खींच रहे हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट जो जाकर भिड़ने वाले हैं। तो it is also proportional to number density of striking molecules per unit volume. Clear or not? सर सेकंड वाला कौन था समझा दीजिए। सेकंड पार्ट फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, जरा ये सोचो, अगर आपके रूम में 20 बच्चे बैठे हैं और हर बच्चा एक दूसरे पे कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, तो जो बच्चा दीवार के जाकर के जस्ट भिड़ने वाला है, दीवार के पास मान लो उन 20 में से सिर्फ 2 बच्चे हैं, क्योंकि पूरे रूम में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये पूरे रूम में 20 के 20 बच्चे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दीवार के पास मान लो सिर्फ 2 बच्चे हैं, तो प्रेशर कितने से गिरेगा? जितना एक का प्रेशर गिरा मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 बच्चे जाकर भिड़ने वाले हैं, सिंपल। बट अगर मान लो इसी रूम में मैं 100 बच्चों को डाल दूं, अगर इसी रूम में 100 बच्चे हो जाएं तो दीवार के पास कितने बच्चे होंगे? ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बिफोर। यस सर। तो प्रेशर जो पहले 2 इंटू में डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ 1 स्टूडेंट से गिरता, अब कितने से गिरेगा? अब ज्यादा से गिरेगा। मतलब कि ये वही वाली बात हो गई कि इस दीवार पे जो ये वॉल है राइट हैंड साइड वाली, इस पे मान लो प्रेशर जो एक्ट हो रहा है वो ऑब्वियसली स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल्स जो दीवार के बिल्कुल जस्ट पास हैं, यही तो भिड़ेंगे। ये वाले मॉलिक्यूल थोड़ी ना भिड़ेंगे 1 सेकंड में, ये तो किसी और टाइम पे भिड़ेंगे। ये वाले जो बिल्कुल पास हैं वो ही जाकर के जस्ट भिड़ेंगे दीवार से। तो ये जो मॉलिक्यूल्स दीवार से जस्ट स्ट्राइक होने वाले हैं, अगर इनकी तादाद ज्यादा हो तो प्रेशर का डिक्रीज भी तो ज्यादा होगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के प्रेशर में कुछ ना कुछ अमाउंट कम हो रहा है। तो अगर इनकी तादाद ज्यादा हो गई जो जस्ट भिड़ने वाले हैं दीवार से, तो डिक्रीज इन प्रेशर भी तो ज्यादा ही हो। यस। और साथ में इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि हर मॉलिक्यूल को पीछे खींचने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं, हर मॉलिक्यूल को पीछे खींचने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं। एंड हेंस डिक्रीज इन प्रेशर will not only depend on attracting molecule जो striking molecule के just left में है, but also depends on striking molecule जितने जाकर के strike करने वाले हैं। अब जरा ये बताओ, अगर एक कंटेनर है गैस का, गैस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या इसमें हेटेरोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन होता है या होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन होता है? Heterogeneous. सोच के बता। होमोजेनस। मतलब कि हम क्या समझते हैं होमोजेनस और हेटेरोजेनस से? मान लो इस क्यूब में
मैं एक छोटा सा क्यूब निकाल लो ऑफ वॉल्यूम डीवी, तो इसमें मान लो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, dn बाई dv, और यही क्यूब मान लो मैं यहां निकालू जिसका वॉल्यूम dv हो, तो फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग इन दिस स्मॉल क्यूब हेयर या कहीं और विल बी इक्वल, यस और नो? होगा या नहीं? यस सर। इक्वल होगा या Yes, नहीं? इसी को बोलते हैं ना हम होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन। यही गैस की प्रॉपर्टी होती है। एक बार मान लो आपने कमरे में अगरबत्ती जला दी, अगरबत्ती जली तो जो वो मॉलिक्यूल्स निकले कार्बन डाइऑक्साइड या जिसके भी, वो पूरे रूम में इक्वली और होमोजीनियसली फैल जाएंगे या नहीं? उनकी डेंसिटी हर जगह बराबर होगी या नहीं? होगी। सो यही चीज बताओ, डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की, स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी होगी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, क्या वही डेंसिटी अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स की भी होगी या नहीं? होगी, सेम होगी, यस और नो? जो यहां डेंसिटी होगी जस्ट वॉल से जस्ट पहले जितनी डेंस होगी गैस, उतनी ही डेंस उससे जस्ट पहले होगी, उतनी ही डेंस बल्क में होगी, उतनी ही डेंस यहां होगी, उतनी ही डेंस यहां होगी। इसमें क्या सोचना है? जिस रूम में आप बैठे हो एक कॉर्नर में जितनी डेंस गैस है उतनी ही डेंस एक दूसरे कॉर्नर पे है। इसमें इतना क्या सोचना है? सो देयरफॉर डिक्रीज इन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? कैपिटल N। वॉल्यूम कितना है? V। एक बार ड्यू टू अट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल और एक और बार ड्यू टू स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल। सो डिक्रीज इन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर बाई V स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऑब्वियसली सेम टाइप ही होगी थ्रू आउट। ऐसा थोड़ी ना यार हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है ना, ये पूरी सिमिलर गैस है थ्रू आउट, होमोजेनियस गैस। ओके, तो हम क्या इसको क्या बोलते हैं? ए प्राइम को वंडरवॉल गैस। सो डिक्रीज इन प्रेशर विल बी इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या समझ में आया हमको? ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज इक्वल टू रियल प्रेशर या एक्चुअल प्रेशर ऑफ द गैस माइनस ए प्राइम एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। एंड हेंस हमको क्या समझ में आया इससे? गैस का प्रेशर कितना है जो बल्क में होगा? गैस का प्रेशर जो बल्क में होगा दैट विल बी इक्वल टू जितना प्रेशर आपको दीवार पे ऑब्जर्व हुआ प्लस ए प्राइम एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि आइडियल गैस में जो प्रेशर होता था, आइडियल गैस में तो जितना बल्क में प्रेशर होगा उतना ही वॉल पे लगेगा क्योंकि कुछ भी अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं। यहां पर क्या हुआ, जो आइडियल गैस में P होता था उसको हमें किससे रिप्लेस करना होगा? ऑब्जर्व्ड प्रेशर मतलब P प्लस ए प्राइम एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो पहला कंक्लूजन क्या वैन डर वाल ने निकाला? रिप्लेस P बाय P प्लस ए प्राइम एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ये कंक्लूजन कब निकला? ये तब निकला जब हमने जीरो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को रिप्लेस कर दिया नॉन जीरो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। समझ में आया? सर Yes, एक sir. बार दोबारा बता दो। हाँ सर हाँ फिर ये ऐसा भी बोलो, तो बोलो। ये वाला केस हम क्यों छोड़ रहे हैं सर? कि मतलब जैसे गैसेस टकरा भी तो रही होंगी ना, कोलाइड भी तो कर रही होंगी, थोड़ा पुश भी तो कर रही होंगी, ऐसा थोड़ी कि मतलब दैट इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक पार्ट, है ना? दैट बट ये जो आपस में टकरा रही होंगी दैट हैज नथिंग टू डू विद द प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल्स। प्रेशर किसकी वजह से होगा? जो जस्ट मॉलिक्यूल आपके दीवार से जस्ट जाकर भिड़ने वाले। अच्छा सर, मतलब वो इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम? बिल्कुल। जो उसकी पास हिस्ट्री नहीं होगी बट अब वो बिल्कुल दीवार के पास आ गया है तो जस्ट जो दीवार को जाकर के भिड़ने वाला है उसको मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा बिकॉज दीवार इज स्टैटिक। जैसे ही उससे भिड़ेगा वो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम से अपनी ट्रेजेक्टरी को रिट्रेस करेगा 180 डिग्री से। तो इसका मतलब मोमेंटम कितना ट्रांसफर हो जाएगा? ट्वाइस। यस सर। ट्वाइस इंटू में m इंटू में v। अगर mv से आगे आ रहा ना तो माइनस mv से पीछे मूव करने लग जाएगा।
तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा एक कोलिजन में टू द वॉल? 2 mv। Yes. 2 mv। Yes, magnitude 2 mv। यही चीज हमको डिटेल में पढ़नी है जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि दीवार से मान लो 10 कैंडिडेट जाकर के भिड़ रहे हैं सिचुएशन 1 में, सिचुएशन 2 में 20 कैंडिडेट जाकर के भिड़ रहे हैं। डिक्रीज इन प्रेशर ऑब्वियसली वहां ज्यादा होगा जहां ज्यादा कैंडिडेट जाकर भिड़ रहे हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट के प्रेशर में कुछ ना कुछ अमाउंट गिर रहा है, कुछ ना कुछ अमाउंट घट रहा है। सर हम जो यहाँ पे फोर्स ले रहे हैं वो तो अट्रैक्शन है ना, लेकिन सर अगर हम रिपल्शन फोर्स ले तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना? सेम रहेगा, बस उसमें आपका वैन डेर वाल कांस्टेंट का रोल अलग हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव अगर पॉजिटिव हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैन डेर वाल कांस्टेंट जो हम यूजुअली पॉजिटिव लेके चलते हैं उसको फिर नेगेटिव लेके पूरी थ्योरी लिखे। यस सर, यस। यहाँ पर हम क्या मानेंगे, अभी मैंने एक ही वैन डेर वाल कांस्टेंट डिफाइन करा है, आगे एक और करूंगा तो यहाँ पर हम बोलते हैं ए एंड बी आर बोथ पॉजिटिव वैन डेर वाल कांस्टेंट, वहां पर फिर उनका साइन बदल जाएगा। तो देखिए जरा आप लोग, पहला करेक्शन है ना सर, मतलब सर ये हमारी मतलब हम जो चाहे ले सकते हैं। हाँ, दैट्स डिपेंडेंट ऑन यू, बट एक जो कन्वेंशन बन गया है सॉर्ट ऑफ, उसी को लेकर के चलो। तो अभी देखो कंक्लूजन में लिखने जा रहा हूँ, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट थी, दोबारा समझो इसको, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी था क्या? ये थी आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट। समझना बहुत जरूरी है बेटा, कंसेप्ट बनाना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखो। दिन चाहे एक दिन लेट सीख लो, बट कंसेप्ट एक बार सीख लोगे ना तो कल को यू कैन स्पीक ऑन दिस टॉपिक। देखो वी क्या है, वी इज दैट वॉल्यूम इन विच molecules of the gas can move freely। ये वो वॉल्यूम है जिसमें molecules of a gas can move freely। क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज कितना हो? आइडियल गैस, अभी आइडियल गैस की बात हो रही है, ये आइडियल गैस बनाई है मैंने यहाँ पे। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को कैसा मान के चलते हैं, बोलो रे? पॉइंट। तो ये पॉइंट कितना वॉल्यूम घेर रहा है इस वी कंटेनर का? 0। ये पॉइंट कितना घेर रहा है? 0। ये कितना घेर रहा है? 0। हर मॉलिक्यूल कितना घेर रहा है? 0 0 0 0। तो टोटल एन मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम घेर के बैठ रहे हैं? 0। तो इसका मतलब इस पॉइंट के पास कितना खाली एरिया है मूव करने के लिए? कितना खाली एरिया है? वी, कंप्लीट वॉल्यूम। तो इसीलिए आइडियल गैस के केस में वॉल्यूम इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस कैन मूव फ्रीली इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, पी क्या है? पी देखो जरा, पी है आइडियल गैस का प्रेशर। अभी देखो जरा, बल्क में एक पॉइंट की बात करो, बल्क वाला पॉइंट सराउंडेड है हर जगह से, बट क्या इनके बीच में कुछ इंटरेक्टिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। सिमिलरली जो मॉलिक्यूल जस्ट भिड़ने वाला है, जाकर के जस्ट भिड़ने वाले हैं दीवार से, भिड़ जाएंगे, जिस फोर्स से भिड़ना होगा भिड़ जाएंगे। क्या साइड वाले मॉलिक्यूल्स इनको कुछ पट अप करेंगे, कुछ चेंज करेंगे इनका मोशन? नो सर। इसका मतलब आइडियल गैस का प्रेशर जितना बीच में है उतना ही दीवार पे लग रहा होगा। तो आइडियल गैस का प्रेशर यहां पर किसके बराबर है? प्रेशर द वॉल ऑफ द ऑब्जर्व्ड ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। ओके, ये कब था? ये वाली इक्वेशन कब थी? जब हमने कौन से 2 अजम्पशन मान के चले थे? हमने कौन से 2 अजम्पशन मान के चले थे? लिख दो यहाँ पे, बोलो। इतनी देर बाद तो गधे भी बोलने लग जाए। 0 साइज, 0 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। ये 2 अजम्पशन थे, तब आइडियल गैस का ये सब था। अब जैसे ही मैंने इन 2 अजम्पशंस में से एक अजम्पशंस को लिफ्ट कर लिया, तो कौन से अजम्पशन को लिफ्ट किया मैंने? पहले
मैंने क्या माना, मैंने रियल गैस के लिए क्या माना, नॉन जीरो, रियल गैस के लिए मैंने क्या माना, नॉन जीरो मतलब फाइनाइट, बेशक से स्मॉल हो बट मैंने उनको लेकर चला, फाइनाइट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस, इनको मैं लेकर चला। जब मैं इनको लेकर चला तो हुआ क्या, देखो जरा, अभी मैंने मॉलिक्यूल्स को पॉइंट साइज ही लिया है, मैंने सिर्फ पहले वाला अजम्पशन को लिफ्ट किया है, पहले वाले अजम्पशंस को रिमूव किया है। तो जैसे ही मैंने इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में मान के चला, तो हर मॉलिक्यूल सराउंडेड है बल्क में, तो नेट तो जीरो ही लगा, बल्क में तो जीरो ही लगा। तो मतलब कि बल्क में जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर इन द बल्क, प्रेशर ऑब्जर्व्ड इन द बल्क इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ रियल गैस, एक्चुअल प्रेशर ऑफ रियल गैस। बट प्रेशर ऑन द वॉल्स, प्रेशर ऑब्जर्व्ड ऑन वॉल्स कितना है, इट इज इक्वल टू रियल प्रेशर ऑफ द गैस माइनस समथिंग, यस और नो, यस और नो, ये है या नहीं, प्रेशर ऑब्जर्व्ड इन द, अच्छा तो इसका मतलब व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज जितना भी आपने वॉल पे ऑब्जर्व किया, P प्लस, है या नहीं, गैस का प्रेशर कितना है, जितना दीवार पे ऑब्जर्व किया प्लस A प्राइम एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। इसका मतलब मुझे आइडियल गैस प्रेशर की जगह क्या रखना होगा, रियल गैस प्रेशर, और रियल गैस प्रेशर किसके बराबर है, जितना दीवार पे मैंने प्रेशर महसूस किया प्लस A प्राइम एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। पहला चेंज समझ में आ गया सबको, आइडियल गैस में पहला चेंज क्या होगा, बोलो जल्दी। यस सर। दूसरा देखो अब फटाफट, अभी कोई क्लास तो नहीं है ना, मतलब कोई जल्दी तो नहीं है जाने की 4 बजे, नो मतलब फ्री हो मेरे बाद, गुड, ठीक है। तो फिर पढ़ना, मेरी क्लास के बाद पढ़ने बैठ जाना, ऐसे कोई विकिपीडिया में पढ़ लेना यही टॉपिक दोबारा। अब जरा देखो नेक्स्ट टारगेट जो वेन डर वाल ने लिया, उन्होंने कहा लेट मी करेक्ट इन वॉल्यूम पार्ट, मुझे वॉल्यूम में करेक्शन करना है। वॉल्यूम में करेक्शन मतलब उन्होंने कहा लेट मी करेक्ट फॉर नॉन जीरो वॉल्यूम या फाइनाइट वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइनाइट होता है भाई, ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल। अगर मैं रियल गैस के मॉलिक्यूल का फाइनाइट वॉल्यूम लेकर चलूं तो क्या सिचुएशन होगी, देख लेते हैं। आइडियल गैस में ये सिचुएशन थी, वैन डर वाल गैस में या रियल गैस में हम मॉलिक्यूल्स को कैसा लेके चलेंगे, स्फेरिकल बॉल, कुछ ना कुछ वो वॉल्यूम घेर रहे हैं। मान लो इस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम है स्मॉल बी प्राइम, दूसरी स्फेरिकल बॉल का भी वॉल्यूम है स्मॉल बी प्राइम, तीसरी का भी स्मॉल बी प्राइम। तो लेट बी प्राइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल, हम स्फेरिकल मान लेते हैं अपनी ईज के लिए, स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ रियल गैस। तो ये बताओ एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम घेर के बैठ रहा है इस पूरे वी कंटेनर का, बी प्राइम। दो मॉलिक्यूल कितना घेर लेंगे, 2b प्राइम, तीन कितना घेर लेंगे, 3b प्राइम। ये सारे के सारे n मॉलिक्यूल्स विल ऑक्यूपाई हाउ मच वॉल्यूम, NB प्राइम, राइट, इतना वॉल्यूम तो घेर के बैठ गए। खाली वॉल्यूम देखो, पहले खाली वॉल्यूम में ग्रीन से दिखा रहा हूं, पहले जब ये पॉइंट साइज थे तो क्या खाली वॉल्यूम ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर ही था, क्योंकि पॉइंट्स का तो कुछ वॉल्यूम ही नहीं होता, देख लो। यस सर। अब देखो जरा, अब यहाँ पे जो ये ग्रीन वॉल्यूम आपको दिख रहा है, क्या ये v के बराबर है या v माइनस कैपिटल N b प्राइम के बराबर, Therefore, volume in which molecules can move freely, अब कितना हो जाएगा बेटा, v नहीं होगा वो, v माइनस कैपिटल N।
इसका मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन थी जहां पर V क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, V वो वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा था जिसमें मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर V की जगह क्या लिखना पड़ेगा, बोलो V की जगह क्या लिखना पड़ेगा? V माइनस NB। चलो देखो, तो इसका मतलब कंक्लूड करते हैं, आइडियल गैस की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी PV इक्वल टू कैपिटल N रियल गैस के लिए, एक्चुअल गैस के लिए, प्रैक्टिकल गैस के लिए, या फिर वैंडर वॉल गैस के लिए, एक ही बात है। क्या हो जाएगी वो? P की जगह क्या लिखोगे? P की जगह लिखोगे प्रेशर ऑब्जर्व्ड ऑन वॉल प्लस A प्राइम N स्क्वायर बाई V स्क्वायर। V की जगह क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों के? आया ना? आया ना? समझ में आ रही है नहीं? यस सर। चलो ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, अब कुछ नया नहीं सीखेंगे। अब मेरे को चाहिए आधा घंटा। आधा घंटा है आप लोगों के पास मेरे लिए, या जल्दी है? यस सर। ठीक है, अभी हुआ है 3:50, मैं आपको 4:15 तक फ्री कर दूंगा। आई नीड 25 मिनट्स। 25 मिनट्स में हम क्या करेंगे ना, वी विल रिवाइज। हमने अभी तक कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़े हैं थर्मोडायनामिक्स में, बट जितना भी हमने पढ़ा है वी विल रिवाइज। चलेगा? यस सर। चलो पहले इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगी ऐप पे, तो वो असाइनमेंट आपके पास मोबाइल में होनी चाहिए। आई वॉन्ट बी राइटिंग क्वेश्चन, मैं ये बोलूंगा स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ असाइनमेंट 1, स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ असाइनमेंट 1। आज सिर्फ मेरी क्लास थी? सर आपकी सर। तीसरी क्लास है। सुबह 10:30 बजे से ऐसी क्लास हो रही है। खाना भी नहीं खाया ओ। सुबह से। ओहो, इतने सीधे बच्चे। अगर मैं अभी वीडियो कैमरा ऑन करा लूं ना आप लोगों का, आधे तो लेटे हुए हो, फैले नो हुए सर। हो, इतना भी नो सर। एक सर, तो सर बैठ तो बैठे हुए हैं। बैठ के ना सर। देखो लेटना भी एक छोटा वर्ड होगा, तुम लोग लिटरली फैले हुए हो। नो फैलना क्या सर, होता है मैं सच में नहीं। ठीक है, नहीं बैठे हैं सर टेबल पे। सुनो तो सही, मैं बताता हूँ फैलना क्या होता है, मैं बताता हूँ। खाने के लिए भी टाइम नहीं मिला। फैलना क्या होता है मैं बताता हूँ। तुम्हारे पास 3 से 4 पिल्लोज होंगे, एक सिर के बिल्कुल नीचे, भी एक पैर के नीचे, एक कमर के नहीं नीचे, सर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? नहीं ऐसा नहीं है। चलो इरेज कर दूं? करें, शांति से रिवाइज करें, जितना आता है लो उतना सर, अभी बोलने नहीं, के लिए रेडी एक हो। मिनट सर, एक मिनट। अच्छा लिखो 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 लिखो। सर ये एक बार बल्क वाला थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? फाइनाइट। हाँ मैं अभी ये सारा रियल ही गैस वाला। जितना भी पढ़ा है ना सब रिपीट करने वाला हूँ, जितना हमने जीरो लेक्चर सब। हेलो हाँ ऐसा कोई नया टॉपिक तो स्टार्ट नहीं करना है ना आज? नहीं, अगर किसी को जाना तो जा सकता है। सर एक्चुअली मेरी ट्रेन है सिर्फ 15 मिनट में, तो स्टेशन पहुंचना है। हाँ निकलो 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 निकलो। ओके सर। अच्छा सुनो, अभी लिखते रहो। अरे मेरे को ये बताओ जरा, अगर मान लो डी वाई मेरा x1 और x2 पे डिपेंड कर रहा है, तो टोटल डेरिवेटिव को पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में कैसे लिखोगे? जल्दी बोल के बता। dy इक्वल्स टू डो वाई अपॉन का जिसके रिस्पेक्ट में करना है, फिर डी, और फिर डो y बाई डो x1 एट x2 कांस्टेंट dx1 प्लस डो y बाई डो x2 एट x1 कांस्टेंट dx2। यस सर। dy को एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब बोलेंगे? dy is an exact differential if what does not matter? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर। मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव में y का लू विद रिस्पेक्ट टू x1 फर्स्ट कीपिंग x2 कांस्टेंट, और फिर लू विद रिस्पेक्ट टू x2 कीपिंग x1 कांस्टेंट, वो बराबर होगा टेकिंग इट इन अदर वे, राइट?
ओके अगर एक्स वाई जेड, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको पता चल गया है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में हमेशा एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, पता चल गया है ना ये कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में हमेशा एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अगर वो गैस आइडियल गैस है तो कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, PV इक्वल्स टू nRT। अगर वो गैस वैन डर वाल गैस है तो कौन सा इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, P प्लस A प्राइम n स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू में V माइनस एन बी प्राइम इक्वल्स टू NKBT, ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर, मतलब PVT में हमेशा एक रिलेशन एग्जिस्ट कर। तो क्योंकि PVT में हमेशा एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो PVT हमेशा एक रिलेशन को फॉलो करेंगे, इनका पार्शियल डेरिवेटिव हमेशा एक रिलेशन को ओबे करेगा। वो रिलेशन क्या है, ऑलर्स रिलेशन। कोई मुझे PVT में ऑलर्स रिलेशन लिखवा सकता है पीछे देखे बिना, PVT में ऑलर्स रिलेशन, PVT में ऑलर्स रिलेशन, PVT में ऑलर्स रिलेशन क्या होगा, PVT में ऑलर्स रिलेशन, XYZ में ऑलर्स रिलेशन लिखवाया था मैंने, del P by del V constant T to del V by del P del T constant P to del T by del P constant V is equal to -1। वेरी गुड, क्या कर दूं इरेज, अब तो लिख ही लिया होगा सब कुछ। यस सर। यस सर। अब नहीं लिखा तो फिर छोड़ दो, फिर तुम बस छोड़ दो, अब तुम रिवाइज करो बस। अब 15 मिनट चाहिए मुझे यार, ऐसे ही नहीं जाने दे सकता मैं आप लोगों को। देखो जरा, लिखना छोड़ो, बोर्ड पे देखो। जल्दी से बता दो आइडियल गैस के बारे में क्या क्या जानते, जिसको बोरिंग लग रहा है छोड़ के चला जाए क्लास। आइडियल गैस के बारे में जिसको नहीं बोलना वो छोड़ के चला जाए, अनम्यूट करके बोलना चालू करो बिना पीछे देखे। आइडियल गैस के बारे में क्या क्या जानते, PV इक्वल टू nRT को फॉलो आइडियल करेगा। गैस, तीनों गैस PV इक्वल टू nRT इक्वल टू NKBT, मतलब आइडियल गैस एक ऐसी गैस जिसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हमेशा ये रिलेशन ओबे करे। आगे बोलो। फाइनाइट मास जीरो वॉल्यूम, फाइनाइट मास एंड जीरो वॉल्यूम, फाइनाइट मास एंड जीरो वॉल्यूम। इसी चीज को लिखा जा सकता है ये बोल के कि ये पॉइंट साइज है। अगर ये पॉइंट साइज हाँ रुको इसको सुन लो पहले। अगर ये पॉइंट साइज मोलिक्यूल है, अगर इनका साइज पॉइंट साइज है तो इसका मतलब ईच मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस, कंप्लीट करेगा कोई बच्चा, इज अलाउड टू मूव फ्रीली, is allowed to move freely in volume of container, in volume of the container, in complete complete volume of the entire container, volume of the V container of container। अच्छा और देखो, अभी जरा ध्यान से देखते चलो। ये बताओ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में क्योंकि एक रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, 3 वेरिएबल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, कितने वेरिएबल, 3। कितने रिलेशन, कितना रिलेशन, एक। 3 वेरिएबल में अगर एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बचे, 2। आज के बाद याद रखोगे थर्मोडायनामिक्स के लिए P, V and T are 3 बेसिक वेरिएबल। ये बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस थर्मोडायनामिक सिस्टम की पूरी थर्मोडायनामिक समझानी है। जो ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है इसकी आपको पूरी थर्मोडायनामिक्स बैठ के लिखनी है, सब कुछ समझाना है। तो आपको इसके पहले 3 बेसिक वेरिएबल जानने होंगे। वो क्या क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम टेम्परेचर। अगर ज्यादा करेक्टली बोलूं तो 3 वेरिएबल्स जानने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 पता लगा लो और इस सिस्टम का नाम पता लगा लो। अगर ये सिस्टम आइडियल गैस है तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, PV। अगर ये सिस्टम वैन डर वाल गैस है तो P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इनटू V माइनस NB इक्वल्स टू nRT। अगर ये सिस्टम कोई और सिस्टम है, वाटर है, अल्कोहल है, कुछ पेट्रोल है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको एग्जामिनर देगा। क्या समझ में आया, इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारा हक है,
इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब सिस्टम की इक्वेशन जानना हमारा हक है। अगर सिस्टम का नाम आइडियल गैस है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है? PV इक्वल्स टू PV equal to nRT. अगर सिस्टम का नाम वैन डर वाल गैस है तो सिस्टम की इक्वेशन क्या है? P + AN² / V² * V - NV = nRT। अगर सिस्टम का नाम कुछ और सिस्टम, कोई आर्बिट्री सिस्टम है, तो उस सिस्टम की इक्वेशन एग्जामिनर देगा। तो इसका मतलब बच्चों, मुझे अगर इस सिस्टम की थर्मोडायनामिक्स लिखनी है तो मुझे कितने वेरिएबल की मदद चाहिए? दो। कोई भी दो, सुनो, इनमें से कोई भी दो वेरिएबल अगर आपको पता हो तो तीसरा किसकी मदद से निकल जाएगा? सिस्टम की इक्वेशन ऑफ स्टेट से। सिस्टम की इक्वेशन ऑफ स्टेट से हमको तीसरा वेरिएबल निकल जाएगा। तो इसका मतलब मैं लिखने जा रहा हूं, सिंस देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन मतलब एक, इक्वेशन ऑफ स्टेट connecting pressure, volume and temperature. Therefore, only two variables are independent. स्पेलिंग देख लेना, are independent मतलब कि अगर दो की वैल्यू पता है ना तो तीसरे की तो निकल ही जानी है। इसका मतलब बच्चों आज के बाद आप याद रखोगे, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो की वैल्यू पता है, मान लो वॉल्यूम और टेम्परेचर की पता है, तो आप प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हो। यस यूजिंग क्या? इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम की इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज करो। अच्छा, सिमिलरली आप एंट्रोपी भी निकाल सकते हो, सिमिलरली आप इंटरनल एनर्जी भी निकाल सकते हो, सिमिलरली आप गिब्स फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हो, सिमिलरली आप एंथैल्पी भी निकाल सकते हो, सिमिलरली आप हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको इन तीन में से कोई भी दो पता है, वीओटी ही जरूरी नहीं है, आप जी को निकाल सकते हो अगर आपको पी और वी पता हो, आप एंट्रोपी को निकाल सकते हो अगर आपको पी, मतलब कहने की बात है कि अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो वेरिएबल पता है, कोई भी दो बेसिक वेरिएबल पता है, तो आप तीसरा बेसिक वेरिएबल भी निकाल सकते हो और साथ में कोई भी अदर थर्मोडायनामिक वेरिएबल। कौन कौन से थर्मोडायनामिक वेरिएबल आप जानते हो? आप जानते हो इंटरनल एनर्जी, सिर्फ सुने हो मुझसे, अभी जानते नहीं। इंटरनल एनर्जी U, एंट्रोपी S, गिब्स फ्री एनर्जी G, एंथैल्पी H, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी म्यू। आप कुछ भी निकाल सकते हो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो वेरिएबल पता हो। तो अब आगे देखो, देखते चलो। तो इसका मतलब व्हाट वी कैन से, इंटरनल एनर्जी of any system can be expressed as a function of volume and temperature। हाँ या ना, लिख सकते हैं या नहीं? यस सर, लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब अगर u मेरा VOT पे डिपेंडेंट है तो टोटल डेरिवेटिव du को लिखवा सकते हो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। कैसे लिखोगे देखते हैं, किसको आता है? If u is dependent on v and t, then total derivative du in terms of partial derivative of u with respect curly u by curly v at constant t dv plus, बोलो रे partial derivative of u with respect to temperature। पार्शियल क्यों बोल रहा है? पार्शियल क्यों बोल रहा है? मैंने बोला है डेल बोल, करली बोल, डो बोल, करली यू बाय डेल करली डेल टी at constant v वॉल्यूम। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जरा सोचना स्टार्ट करो। आपका जो रूम है ना, सोचो, मन में सोचो, आंखें बंद करो। जो आपका रूम है उसमें 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 10 बच्चे मेरे साइज के, मतलब उनका कुछ ना कुछ साइज है, और मेरे जैसे ही 100 बच्चे बिठा दिए, तो क्या एक केस में भीड़ कम है और एक केस में भीड़ ज्यादा है? ऐसा ही कुछ है या नहीं?
एनर्जी सिस्टम की डिपेंड करेगी ना कि भीड़ ज्यादा है या भीड़ कम है। यस सर। अच्छा, अब मान लो मेरा साइज आप पॉइंट साइज कर दो, बिल्कुल पॉइंट, एक पॉइंट, मेरा वॉल्यूम ही नहीं है, तो क्या ये मैटर करेगा कि ये मैटर करेगा कि मेरे जैसे 10 बच्चे आपने एक छोटे से बॉक्स में बिठा रखे हैं, एक छोटे से स्टोर में बिठा रखे हैं, या एक बड़े से हॉल में बिठा रखे हैं? 10 बच्चों को, 10 पॉइंट्स को आप छोटे से स्टोर में डाल दो या एक बड़े से हॉल में डाल दो, क्या एनर्जी पे कुछ चेंज आएगा अगर वो पॉइंट हो तो? नो सर। नो सर। देखो दोबारा से समझो, 10 बच्चों को आप एक छोटे से एक कार में बिठा दो तो आप क्या कहोगे? भीड़ मच गई है ना, भीड़ भीड़ सी। यस सर। और अगर आप उन 10 बच्चों को एक बस में बिठा दोगे तो आप कहोगे आप खुले खुले बैठे हैं। बट अगर 10 पॉइंट्स को आप कार में बिठाओ और उन्हीं 10 पॉइंट्स को बस में बिठाओ तो क्या एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल चेंज? नो। सो देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स, आप आज के बाद याद रखेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सर जो ये रिवीजन करा रहे हैं, कंक्लूजन करा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं करा रहे, इसका एक बहुत मीनिंग होता है, मतलब बहुत मैटर करेगा, आगे जाके देखोगे आप। जो भी हम कंक्लूड कर रहे हैं ये आपका सब्जेक्ट बिल्डिंग में आपको हेल्प। तो देखो जरा, एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट, मतलब डज नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट, या फिर लिख लो डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब कि आइडियल गैस को आप एक छोटे कंटेनर में बंद करो या बड़े कंटेनर में बंद करो, इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आएगा, यू वी पे डिपेंड नहीं करती। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वी एट टी इज 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर पे इसको तो डिपेंड नहीं करेगा ना सर? देखेंगे, करेगा, बिल्कुल करेगा, नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, नंबर पे करेगा, ठीक है, हाँ, प्रेशर पे नहीं करेगा। अभी देखेंगे कैसे क्या होगा। वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, इसको मैं भी डिराइव भी करूँ आने वाली क्लासेस में, मैं इसको प्रॉपर डिराइव, इसको दोबारा भी देखें टू बी डिराइव। अच्छा, तो अगर मेरी इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रही तो जल्दी से बताओ ये टोटल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर? टोटल डेरिवेटिव विल ओनली बी इक्वल टू del u by del t at constant volume v। बात समझ में आई? It will be only this। अच्छा, अभी हम एक चीज डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को जानता है कोई, क्या होता है स्पेसिफिक? यस सर। चलो, स्पेसिफिक हीट से पहले हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर लो। किसी भी मटेरियल की हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? हीट कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल, 1 डिग्री सेल्सियस से किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जो हीट लगता है उसी को हम लोग हीट कैपेसिटी। it is defined as, very good, it is defined as amount of heat required to raise the temperature of that substance या that material या that body by a unit degree Celsius। 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि स्पेसिफिक हीट मान लो C से डिनोट कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी को हम C से डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है? कितना हीट लगा किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा लो, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? जूल पर केल्विन, पर सेल्सियस या पर केल्विन। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मैंने इसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस से बढ़ाया तो इसका टेम्परेचर मैंने कितने केल्विन से बढ़ाया? अगर मैंने इसका 274 ऑप्शंस है 1 केल्विन या 274 केल्विन। दोबारा सुन लो, अरे सुन लो, अगर मैंने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया तो मैंने इसका टेम्परेचर कितने केल्विन से बढ़ाया? 1 डिग्री केल्विन, 1 केल्विन या 274 केल्विन? सब 1 केल्विन। 1 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन एक ही बात है।
तो स्केल है ना सर 273 केल्विन, उससे थोड़ी ना होगा। डिफरेंस उन लोगों का बराबर होता है। ऑब्वियसली डिफरेंस है ना, तो फर्क नहीं पड़ता। मान लो पहले किसी बॉडी का टेम्परेचर था 25, 1 डिग्री से बढ़ा, मतलब टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करा 1 डिग्री सेल्सियस से, अब कितना हो गया 26। केल्विन में बताओगे ये कितना है? 25 केल्विन में कितना है? 278.15 298 sorry। और इसे कितना है? 290। 299 मतलब कि इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में कितना है? 1 केल्विन। इसका मतलब बच्चों चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर अगर x डिग्री सेल्सियस है तो ये x केल्विन भी है क्या? यस सर। यस सर। इसका मतलब इसकी यूनिट को हम जूल पर केल्विन भी लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब आप कह रहे थे, मान ही लेता हूं। अब कई बार आप देखोगे एग्जामिनर लिख देगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से आप क्या समझते हो? स्पेसिफिक वर्ड जैसे ही आ जाता है तो इसका मतलब होता है पर यूनिट मास। तो इसकी सिंबल में CM से, C सबस्क्रिप्ट M, ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, अगर मैं उस बॉडी का सिर्फ 1 ग्राम पर यूनिट मास, तो 1/m, बात समझ में आई? पर यूनिट मास। तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? जूल पर केजी पर केल्विन। ओके। अब कई बार आप देखोगे ये लिखा होगा हीट मोलार हीट कैपेसिटी। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 मोल मोलार एक मोल कैपेसिटी को इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, कई बार आप देखोगे ये लिखा होगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर लिखा होगा मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका मतलब आप किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाह रहे हो, बट साइमल्टेनियसली आप उस पर एक कंस्ट्रेंट, एक लिमिटेशन लगा दे रहे हो, एक कंडीशन लगा दे रहे हो कि जब मैं तेरा टेम्परेचर बढ़ाऊं 1 डिग्री सेल्सियस से, तेरा क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? वॉल्यूम। तेरा वॉल्यूम ना तो एक्सपैंड करना चाहिए ना कंप्रेस। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज amount of heat required to raise the temperature of any body of 1 mole of a body by unit degree Celsius। एक कंडीशन है कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट। इसी को अगर आप अच्छे से लिखना चाहो तो ये क्या होता है? मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो सिंबल होता है वो C सबस्क्रिप्ट V होता है, एंड इट इज इक्वल टू 1/n पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब मैं आपको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये फर्दर किसके बराबर होता है? 1/n। आगे बताऊंगा ये del U by del T। तो इसका मतलब आज के बाद कोई आपसे पूछे, ये रेस कर दो, ये इतना सर एक सेकंड। यस सर स्क्रीनशॉट ले लो, हाथ ले। ये चीजें हमें पढ़नी है अभी, जस्ट ये एक प्री कैप चल रहा है कि आगे क्या आएगा। सर डन सर। देखो जल्दी से। तो इसका मतलब अब आप जल्दी से बताओ मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे डिफाइन करोगे मैथमेटिकली? 1/n करली U by करली T होगा या नहीं? तो इसका मतलब करली U by करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? n टाइम्स C। So therefore for ideal gas du क्या हो जाएगा? इसकी जगह क्या लिख दोगे? NCV। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करो जरा, तो u एज अ फंक्शन ऑफ t क्या आ गया? अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो u एज अ फंक्शन ऑफ t क्या आ गया? NCV।
चलो ये सब बातें तो थी आइडियल गैस के लिए। अब जरा देखते हैं आपको वैन डर वाल गैस के लिए क्या क्या पता है। देखते हैं वैन डर वाल गैस के लिए। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी ये बीच की चीज इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ खास रिक्वायर्ड नहीं है। ये चीज आपको अब आपको समझ में आती है कि पीवीटी में से 3 बेसिक वेरिएबल्स में से 2 इंडिपेंडेंट होंगे और तीसरा वेरिएबल कोई भी तीसरा मतलब कोई भी बाकी थर्मोडायनामिक पैरामीटर लिखा जा सकता है एज अ फंक्शन ऑफ एनी ऑफ द 2 बेसिक। तो मैं बस यहाँ पे ये बात लिख देता हूँ कि u इज अ फंक्शन ऑफ v एंड t, तो du विल बी इक्वल टू del u by del v dv प्लस del u by del t v dt। आइडियल गैस के लिए ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव आइडियल गैस के लिए? ये वाला 0 ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है किसी भी सिस्टम के लिए बाय डेफिनेशन? ये तो डेफिनेशन किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड है। तो क्या होता है ये पार्शियल डेरिवेटिव? n इंटू में n। तो इसका मतलब du क्या है? n cvd। इसका मतलब u क्या है आइडियल गैस के लिए? n cv। इतना हमको आइडियल गैस के लिए इतनी कथा कहानी समझ में आती है या नहीं? आइडियल गैस के बारे में बोलो जल्दी से। थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई है ये बातें? चलो अगर आने लग गई हैं तो अभी जल्दी से देख लेते हैं वैन डर वाल गैस के लिए क्या होगा। तो भाई वैन डर वाल गैस के बारे में क्या क्या जानते हो? वैन डर वाल गैस कैसी गैस? वैन डर वाल गैस कैसी गैस? हाँ, वैन डर वाल गैस एक ऐसी गैस जिसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हमेशा एक रिलेशन ऑब्जर्व करे और वो रिलेशन क्या है? ये a प्राइम n स्क्वायर बाई v स्क्वायर बोलो इनटू माइनस v माइनस n प्राइम n के बीच। अच्छा कैपिटल n के बीटी की जगह क्या लिख सकता हूँ? राइट हैंड साइड में स्मॉल एन आर टी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल। अच्छा a प्राइम n, जरा यहाँ देखो a प्राइम n स्क्वायर की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ स्मॉल a n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ही कोई और कांस्टेंट डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं कैपिटल n को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करूंगा क्या मिलेगा? एवोगैड्रो नंबर। तो भाई a प्राइम एक कांस्टेंट था, na कांस्टेंट है, na का स्क्वायर कांस्टेंट है, मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने मान लिया कोई और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है वैन डर वाल कांस्टेंट इनटू में n स्क्वायर, मैंने मान लिया। सिमिलरली मैं कैपिटल n इंटू में b प्राइम को रिप्लेस कर सकता हूँ स्मॉल n इंटू में b से। मतलब मैंने मान लिया b इक्वल टू b प्राइम इंटू में na, ये मैंने लेट कर लिया। तो अगर ऐसा मैंने अज्यूम किया तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? p प्लस और राइट हैंड साइड तो n के बीटी लिख लो या nrt लिख लो। nrt। तो यहाँ पर a प्राइम b प्राइम क्या है? ये भी वैन डर वाल कांस्टेंट है। a और b क्या है? ये भी वैन डर वाल कांस्टेंट है। बात समझ में आई? समझ में आया या नहीं? Yes. अगर मैं आपसे पूछूं b प्राइम की यूनिट क्या है तो आप कहोगे मीटर क्यूब, है या नहीं? क्योंकि ये तो नंबर है, ये तो सिर्फ एक नंबर है। n इंटू में b प्राइम की यूनिट क्या होगी? सेम एज दैट ऑफ वॉल्यूम, तभी तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। यस सर। और क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम होती है उन्हीं को तो ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ये तो एक नंबर है तो इसका मतलब b प्राइम की यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे मैं पूछूं कि b की यूनिट क्या होगी, b की डायमेंशन क्या होगी, तो कहोगे मीटर क्यूब पर मोल। है ना? Yes, sir. और देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूं a प्राइम की क्या यूनिट होगी, सोचो और बताओ। a प्राइम की क्या यूनिट सेम होगी एज दैट ऑफ pv स्क्वायर बाय n स्क्वायर। n स्क्वायर की तो कुछ यूनिट होगी, और pv स्क्वायर की यूनिट क्या होगी? एक p और एक v को मल्टीप्लाई करके जूल और एक v की मीटर क्यूब, यही होगी जूल मीटर क्यूब। यहां देखो यूनिट ऑफ a क्या होगी? यूनिट ऑफ a होगी सेम एज दैट ऑफ pv स्क्वायर बाय n स्क्वायर। pv की यूनिट हो गई जूल, एक वॉल्यूम का मीटर क्यूब, मोल इनवर्स का स्क्वायर, ये हो गई यूनिट इसकी एक ही। हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा इसको देखो जरा। अगर मान लो यहीं पे pv इक्वल टू nrt को मैं प्लॉट करना चाहूं, pv इक्वल टू nrt को अगर मैं प्लॉट करना चाहूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या आएगा ग्राफ? pv बराबर
कांस्टेंट। और पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे ये प्लॉट कैसा दिखेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. ओके ग्रेट। इस इक्वेशन को देखो जरा, या इस इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, जरा मल्टीप्लाई कर दो तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, पीवी स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, मैंने क्या किया एलसीएम ले लिया, इनटू में v माइनस एन बी, और जो ये v स्क्वायर उस साइड चला जाएगा एन आर टी बी स्क्वायर। लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत किसको? पेट में दर्द, ये सब लिखने में। इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या हो जाएगा, पीवी स्क्वायर इंटू में v, दिस वुड बिकम पीवी क्यूब, नेक्स्ट टर्म माइनस एन बी पी वी स्क्वायर। ये सब आने वाले लेक्चर्स की बातें चल रही हैं, जिसने अभी थोड़ा दिमाग लगा लिया आगे उसको मजा आएगा। एनआरटी वी स्क्वायर, एनआरटी वी स्क्वायर वाले टर्म को इस साइड ले आओ, क्या बन जाएगा, पी इंटू में वी क्यूब माइनस एन बी पी प्लस एन आर टी, ये सब कॉमन, वी स्क्वायर, दोनों टर्म कंबाइन कर दी ना मैंने। उसके बाद प्लस ए एन स्क्वायर वी माइनस ए एन क्यूब बी इक्वल्स टू वी। ये ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई क्या? कोई कोफिशिएंट ए इंटू में वी क्यूब प्लस कोई कोफिशिएंट बी इंटू में वी स्क्वायर प्लस कोई कोफिशिएंट सी इंटू में वी प्लस कोई चौथा कोफिशिएंट डी इक्वल्स टू 0। बन गई या नहीं? यस सर। ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ ऑर्डर व्हाट इन वॉल्यूम, ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ ऑर्डर व्हाट इन 3 डिग्री। इसके एट मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? 3। तो इसका मतलब एट मैक्सिमम 3 वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम आर पॉसिबल, 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम्स आर पॉसिबल एट फिक्स्ड प्रेशर एंड एट फिक्स्ड टेम्परेचर। तो अगर आप इस इक्वेशन को प्लॉट करना चाहोगे ऑन पीवी इंडिकेटर डायग्राम, तो ये इक्वेशन कैसी दिखेगी? राइट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे कितने डिफरेंट वॉल्यूम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, देख लो। कितने डिफरेंट वॉल्यूम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? 3 डिफरेंट। तो ये मैंने ये यहाँ पे किसको प्लॉट किया था मैंने? आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इंडिकेटर डायग्राम। ये मैंने किसको प्लॉट किया है? वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन को, पीवी इंडिकेटर डायग्राम। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर मुझे बताओ मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होगा? Finite. मास क्या होगा? Finite. मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा? फाइनाइट, नॉन जीरो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। अच्छा, यहां पर टोटल इंटरनल एनर्जी जो कि सम होती है काइनेटिक और पोटेंशियल का, क्या 0 हो जाता है यहाँ आइडियल गैस के केस में, और सिर्फ क्या सर्वाइव करता है? यहाँ पर क्या होगा? दोनों। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी क्या 0 होगी? नो, इट वोंट बी 0। यहाँ पर U मेरा VOT का फंक्शन था बट V के इंडिपेंडेंट था, बट क्या यहाँ पर इंटरनल एनर्जी V के इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंड करेगा? इट वोंट बी इक्वल टू, it will depend on volume. U will depend on both, internal energy will depend on both volume as well as temperature. मतलब कि du को यहाँ कैसे लिखोगे? del U by del V dV plus del U by del T। ये भाई साहब क्या होते हैं बाय डेफिनेशन? इसके बराबर होते हैं NCV। इसके बराबर होते हैं NCV। तो इसका मतलब रियल गैस के लिए या वैन डर वाल्स गैस के लिए आपसे कोई पूछे du, तो क्या होगा? ये होगा। और आइडियल गैस के लिए क्या होगा? सिर्फ NCV। कुछ समझ में आया आज की क्लास में, लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा बहुत? यस सर। कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? चलो ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, आई एम एंडिंग द मीटिंग। Thank you. Sir.